अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप कार्ड चल गया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की इस जीत में अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की बड़ी भूमिका रही है। ट्रंप ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था, जिससे अमेरिका में रह रहे हिंदू उनसे जुड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप बांग्लादेश की तरह दूसरे देशों का मुद्दा भी इसी तरह उठाएंगे, जहां हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है। अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने कड़ी टक्कर में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत को अविश्वसनीय और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने वोटर्स का धन्यवाद करते हुए अमेरिका के भविष्य के लिए काम करने की बात कही। Our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. ट्रंप की जीत में सबसे अहम भूमिका स्विंग स्टेट्स की रही। स्विंग स्टेट्स वो राज्य हैं जो नतीजों को कभी भी पलट देते हैं। यहाँ कांटे की टक्कर रहती है। ये राज्य कभी भी एक ही पार्टी के लिए वोट नहीं करते। एक तरह से आप इन्हें फ्लोटिंग वोट्स की जगह फ्लोटिंग राज्य समझ सकते हैं। दो चुनावी मुद्दे भी इस बार अमेरिका के चुनाव में छाए रहे और हार जीत का कारण बने। इसमें पहला रहा इमिग्रेशन और दूसरा अबॉर्शन। अमेरिकी चुनाव में इमिग्रेशन यानी प्रवासियों का देश में आना एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। 2000 से 2010 तक अमेरिका में 1.4 करोड़ प्रवासी पहुंचे थे। इनमें से 10 लाख अमेरिका की नागरिकता भी ले चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा चीन, भारत, मेक्सिको और फिलीपींस के लोग थे। दूसरी तरफ देश में अवैध तरीके से दाखिल हुए अप्रवासियों को रोकने के लिए 3200 किलोमीटर लंबे मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। साथ ही यहां बैरियर्स भी लगाए गए। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अप्रवासियों को राक्षस और जानवर तक कहा था। ट्रंप ने वादा किया था अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले अप्रवासियों को मौत की सजा दी जाएगी। इमिग्रेशन के बाद दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा था अबॉर्शन का। 1880 तक अमेरिका में अबॉर्शन करवाना आसान और कानूनी था। 1873 में अमेरिकी कांग्रेस में कॉमस्टॉक लॉ पास करके अबॉर्शन की दवाओं पर बैन लगा दिया गया था। 1900 तक लगभग सभी राज्यों में गर्भपात बैन कर दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर महिला मतदाता कमला हैरिस की तरफ झुकी हुई थी, जबकि ट्रंप को पुरुषों का अधिक समर्थन मिल रहा था। इन सब के अलावा इस चुनाव में जीत हार का एक और फैक्टर अहम था और वो है अमेरिका में रह रहे हिंदू वोटर्स, जिस पर कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नजर थी। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा अपने कैंपेन के दौरान उठाया, तो कमला ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाकर हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन बाजी ट्रंप मार गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में रह रहे हिंदुओं को लेकर भी इतने ही मुखर होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ट्रंप का राष्ट्रपति बनना हिंदुस्तान के लिए कितना फायदेमंद है और इसमें कितना नुकसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और यूएस के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिवाली के खास मौके पर
ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री हमेशा चर्चा में रही है। दोनों के बीच की दोस्ती कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में भी ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, दोनों के राष्ट्रवादी विचार भी तकरीबन एक जैसे हैं। नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, जिसका मतलब है मोदी और ट्रंप के लिए देश सबसे पहले है। दोनों नेता घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर जोर देते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद देखना होगा कि इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज, रक्षा सुरक्षा, इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को लेकर ट्रंप की नीति क्या रहती है और इसका भारत पर क्या असर पड़ता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज में अमेरिका को सर्वोपरि रखा था। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को बाहर कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी ट्रंप प्रशासन अमेरिका केंद्रित पॉलिसीज पर ही जोर देगा। ट्रंप ने हाल ही में भारत आयात शुल्क बढ़ाने की बात की थी। ऐसे में ट्रंप के आयात शुल्कों से भारत के आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा था कि भारत एक बहुत बड़ा एब्यूजर है। ये लोग सबसे चालाक हैं, ये पिछड़े नहीं हैं। भारत आयात के मामले पर शीर्ष पर है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करता है। हालांकि ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की थी, लेकिन ट्रंप चीन से दूरी बनाने वाली व्यापार नीति पर काम भी करते हैं, तो ये भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। भारत इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिकी कंपनियों को चीन के रास्ते से हटाकर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था और 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसके अलावा ट्रंप के कार्यकाल में इमिग्रेशन बड़ा फैक्टर रहेगा। पिछले कार्यकाल में ट्रंप का इस पर काफी कड़ा रुख था, खासकर H-1B वीजा। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कामगारों के लिए वेतन कम करने और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी की थी, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ये नीति फिर से लागू होती है तो इसका असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है और भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में नौकरी की संभावनाएं कम हो सकती हैं। हालांकि भारत अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पिछले कुछ सालों में मजबूत हुआ है। ट्रंप प्रशासन में भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड समूह के जरिए मजबूत हुई है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच और संयुक्त सैन्य अभ्यास हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। लेकिन साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत के क्षेत्रीय हितों को प्रभावित कर सकती हैं। हाल ही में ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काम करने की इच्छा तो जताई थी, लेकिन उन्होंने आतंकवाद विरोधी कोशिशों में जवाबदेही पर जोर दिया। आतंकवाद और उग्रवाद, इस पर अमेरिका हमेशा कड़ा रुख अपना सकता है और हमेशा अपनाता रहा है, जो भारत के पक्ष में काम करेगा। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी
पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी। जहाँ तक ताइवान का सवाल है, ताइवान और चाइना के बीच में जो तनाव है वो बरकरार रहेगा और जिस प्रकार से नाटो को सपोर्ट नहीं करते, इसी प्रकार से ताइवान को भी ट्रंप सपोर्ट नहीं करेंगे। ताइवान हो, जापान हो, साउथ कोरिया और फिलीपींस, इनको इतना सपोर्ट वो नहीं करेंगे जितना कि जो बाइडेन के टाइम में होता था। तो इन कंट्रीज में सपोर्ट कम मिलेगा। हालांकि जो एक नीति रही है यूएस की, वो उनका जो इंडस्ट्री है, जो आर्म्स इंडस्ट्री है, वो सारे संसार में आर्म्स चाहते हैं, तो इस वजह से वो कितना दबाव डालते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये देखने वाली बात है। अगर युद्ध कहीं वर्ल्ड में होते रहेंगे तभी जा कर के जो है वो उनकी इंडस्ट्री चल पाएगी। और एज सच जो है अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे अपना दबदबा रखना चाहता है और जब तक लड़ाई ना होती रहे तब तक वो दबदबा कायम नहीं हो सकता। पूर्व राजनयिक और विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर ट्रंप की जीत को भारत से जोड़कर कैसे देखते हैं, ये भी सुनिए। देखिए, मेरे ख्याल में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है उनके साथ अनुभव है। 4 साल वो राष्ट्रपति रह चुका है, तो राष्ट्रपति होने के लिए शायद ऐसे ही होगा। हमको पता है कि उसका जो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजैक्शनल स्टाइल है, कि वो पूछेंगे पहले कि आप मुझे क्या देने वाले हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मेरे देने के पहले आप मुझे बताइए आप मुझे क्या दे रहे हो। इस किस्म की बातचीत तो हो जाएगी उनके साथ। दूसरी बात यह है कि वो ट्रेड पे काफी टफ है। तो उसका लाइन है कि अगर आप हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए आप कोई टैरिफ लगाएंगे, कि उसका टैक्स के जैसे कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तब तो आपकी चीज़ों जब आप अमेरिका भेजेंगे तो हम भी लगाएंगे। तो उसमें तो ज़रा सा दिक्कतें आ सकते हैं हमारे ट्रेड विषय में। फिर चाइना पे तो वो तो नेचुरली बहुत टफ है, चाइना के खिलाफ है। उसने मन से कहा है कि चाइना एक शत्रु है उनका। तो उस किस्म की बातचीत तो हमारे लिए इतना बुरा नहीं है, क्योंकि भारत को वैसे भी हमारे तो अपनी ही दिक्कतें हैं चाइना के साथ। तो ये सब देखिए, मेरे ख्याल में ज़्यादा तो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। आदमी को पता है, वो सब कुछ खोल के बोलता है, तो हमें पता है कि क्या क्या उनका विश्वास है, कि किस किस्म की राजनीति उनकी तरफ से आने वाला है। मेरे ख्याल में ये जान के हम तैयार होना चाहिए उनके साथ बंधन स्थापित करने के। लेकिन इस बार ट्रंप को लेकर भारत की सबसे ज्यादा उम्मीद कनाडा मसले पर है। ट्रंप हिंदुओं की बात तो करते हैं, खुद को मोदी और भारत का अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी कनाडा में रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ भी नहीं कहा। ट्रंप को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की तो चिंता है, उन पर हो रहे अत्याचार की फिक्र है। वो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ, उन पर हो रही हिंसा के खिलाफ ट्वीट करते हैं, लेकिन कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ट्रंप ने अब तक कुछ नहीं कहा। हाल ही में कनाडा में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। कनाडा की पुलिस तब हिंदुओं की जगह खालिस्तानियों को बचाती दिखी, उनके झंडे की रक्षा करती देखी गई। ऐसे में देखना होगा कि कनाडा जो अमेरिका को अपना बड़ा भाई समझता है, उसके खिलाफ, ट्रूडो के खिलाफ ट्रंप कुछ बोलते हैं या नहीं। इसके अलावा अमेरिका में रह रहे खालिस्तानियों और भगोड़े भारतीय गैंगस्टर्स को लेकर ट्रंप का क्या एक्शन रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया पर असर डालने की ताकत रखता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान दुनिया के 2 मोर्चों पर जंग की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। बाइडेन प्रशासन ने जंग रोकने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि ट्रंप शुरू से कहते आए हैं कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि वो गाजा, लेबनान और इजराइल की जंग और इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। उन्होंने गाजा के लोगों के लिए काफी कम सहानुभूति जाहिर की। जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने हमास पर पूर्ण विजय हासिल करने को कहा था।
हालांकि उन्होंने गाजा को लेकर कहा था कि फिलिस्तीनियों की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित यरूशलेम क्षेत्र को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी, जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेल अवीव को इजराइल की राजधानी के तौर पर ही मान्यता देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई अरब देशों और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सामान्य संबंध स्थापित करवाए। साथ ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को अलग कर लिया था। खास बात यह है कि इजराइल भी इस डील का विरोध कर रहा था। हालांकि 2020 में ट्रंप के पीस प्लान के वजह से नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए। इस प्लान के मुताबिक 2 राष्ट्र समाधान के साथ ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाना था, लेकिन ट्रंप के इस प्रस्ताव का फिलिस्तीनियों ने कड़ा विरोध जताया, क्योंकि इसमें फिलिस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इजराइल को देने की बात थी। वहीं नेतन्याहू ने इस प्लान का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद ट्रंप का पीस प्लान फेल हो गया। ट्रंप नेतन्याहू के इस कदम से सहमत नहीं थे। उन्होंने अमेरिकी पब्लिकेशन एक्सियोस से कहा था, मैं बहुत गुस्से में था और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने और नेशनल रजिस्टर बनाने की मांग करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की खूब कोशिश की। उन्होंने अरब अमेरिकियों की बड़ी आबादी और स्विंग स्टेट मिशिगन में जंग को ख़त्म करने की बात कही थी। ट्रंप ने अपने बयान में गाजा और इजराइल का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि लेबनान में आपके दोस्त और परिवार को अपने पड़ोसियों के साथ शांति और सौहार्द से रहने का अधिकार है, और ये केवल तभी संभव है जब मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता आएगी। ट्रंप स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं इजराइल के और वो ईरान के कट्टर विरोधी हैं। तो अभी जो पहले भी प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने कहा था इजराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर आप अटैक कर दीजिए, और कासिम सुलेमानी को भी जो है इनके समय में ही मारा गया था, जो कि IRGC का कमांडर था। इसको देखते हुए अब जो इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक अपने ट्वीट में उनको बधाई संदेश दिया है, जिसमें कहा है कि हमारा जो और मजबूत संबंध होंगे। उधर रूस और यूक्रेन के बीच करीब 32 महीनों से जंग जारी है। कीव की सेना ने रूस के कुर्स्क में घुसपैठ का साहस तो दिखा दिया, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में लंबे समय तक बने रहने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सैन्य समर्थन की ज़रूरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी जमीन पर कब्जे के साथ साथ उसे नाटो में शामिल होने से रोका जाए। अक्टूबर में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के निमंत्रण को जंग जीतने के लिए अहम कदम बताया था। हालांकि नाटो ने अमेरिका के सहयोगियों का मानना है कि वो रूस के साथ जंग खत्म होने पर ही यूक्रेन को शामिल करेंगे। जानकार मानते हैं कि ट्रंप का जीतना यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए जाने और 2016 के चुनाव में उनकी जीत के लिए क्रेमलिन की तरफ से की गई मदद के आरोपों का भी कोई खंडन नहीं किया था। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा सकते हैं और एक बेहतर शांति प्रस्ताव के लिए दोनों पक्षों को मना सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस को इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। साथ ही जिन क्षेत्रों पर रूसी सेना का कब्जा है उस पर क्रेमलिन का नियंत्रण भी ट्रंप के प्रस्ताव में हो सकता है। ट्रंप इस डील के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटा सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद की भी कई बार आलोचना की है। पिछले साल ही ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह यूक्रेन तथा रूस के युद्ध को महज 1 दिन में बंद कर देंगे। ऐसे में शायद राष्ट्रपति जेलेंस्की
को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब से हो सकता है कि पेंटागन और नेटो देश जो हैं वो यूक्रेन को जितने स्ट्रेटेजिक वेपन देते थे, यानी हैवी वेपन देते थे, लॉन्ग रेंज वेपन देते थे, उनमें थोड़ी कटौती हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की अमेरिकन वेपन्स का इस्तेमाल करके रशिया के अंदर कोई डीप स्ट्राइक करे, यानी थोड़ा सा दबाव यूक्रेन के ऊपर और ज़ेलेंस्की के ऊपर रहेगा कि वह युद्ध भूमि को यूक्रेन की बॉर्डर के अंदर ही सीमित रखें। ट्रंप एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनके हाथ न्यूक्लियर फुटबॉल लगने वाला है, जो उन्हें बेहद पावरफुल बनाता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति एक ब्रीफकेस सौंपते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। ये काले रंग का ब्रीफकेस अमेरिका के राष्ट्रपति को न्यूक्लियर बम कंट्रोल करने की शक्ति देता है। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर वॉर का प्लान होता है। साथ ही ये ब्रीफकेस अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर बम लॉन्च करने का अधिकार देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर इस ब्रीफकेस को साथ लेकर चलता है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एटम बम लॉन्च करने का फैसला ले सकते हैं। इस पर ब्रीफकेस के पूरे सिस्टम के बारे में जानकारियां गोपनीय होती हैं। अमेरिका की कमान एक बार फिर अपने हाथ में लेने जा रहे ट्रंप बड़े कारोबारी भी हैं। दुनिया भर में उनका बिजनेस है, जो मीडिया टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक फैला है। ट्रंप की नेटवर्थ 6.6 अरब डॉलर से 7.7 अरब डॉलर के बीच बताई जाती है। ट्रंप की नेटवर्थ में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा उनके गोल्फ क्लब, रिजॉर्ट्स और बंगलों का है। ट्रंप की संपत्ति का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का है, फोर्ब्स के मुताबिक, जिसकी नेट वैल्यू 5.6 अरब डॉलर की है। अप्रैल 2024 में ट्रंप के पास ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के 114.75 मिलियन शेयर और अतिरिक्त 36 मिलियन अनआउट शेयर हैं। ट्रंप के अनआउट शेयरों की कीमत 1.2 अरब डॉलर के आसपास है। ट्रंप के पास भी दुनिया के बाकी रईसों की तरह एक से बढ़कर एक लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर चाहे बात 1 करोड़ डॉलर कीमत के फ्लोरिडा में पाम बीच के किनारे खूबसूरत मैंसन की हो, या फिर सेंट मार्टिन की लग्जरी प्रॉपर्टी की। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप फ्लोरिडा के जिस मैंशन में रहते हैं, उसका नाम मारे लागो है। इसे 1927 में बनाया गया था। साल 1985 में ट्रंप ने इसे खरीद लिया था। 20 एकड़ के दायरे में ये मैंशन फैला है, जिसमें 58 बेडरूम, 33 बाथरूम, 12 फायरप्लेस, एक स्पा, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और गोल्फ कोर्स बना हुआ है। 1995 में ट्रंप ने इसे एलीट मेंबरशिप क्लब में बदल दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखा था। इस मैंशन के अलावा भी ट्रंप के पास कई शहरों में महंगे और आलीशान घर हैं। न्यू जर्सी, हवाई, इलिनॉइस और नेवादा के अलावा यूरोप, एशिया और साउथ अमेरिका में भी उनकी महंगी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्लोरिडा के अलावा सेंट मार्टिन में 1 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ के शौकीन माने जाते हैं और उनके पास 19 गोल्फ कोर्स भी हैं। ट्रंप की रईसी की झलक उनके एयरक्राफ्ट और कार कलेक्शन से भी पता चलती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के पास 5 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं रोल्स रॉयस, सिल्वर क्लाउड से लेकर सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत में कारोबारी एलन मस्क का भी बड़ा रोल है। वो शुरू से ट्रंप के साथ खड़े दिखे। एलन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी एलन मस्क ने कई बार ट्रंप के समर्थन में सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया। बताया जाता है कि मस्क के इन पोस्ट का डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा फायदा हुआ है। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कैसी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिकी चुनाव के शुरुआती नतीजे आए और उसमें ट्रंप बड़ी बढ़त लेते हुए दिखे, तो इसे लेकर मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए अपनी बात भी रखी। उन्होंने इस पोस्ट में स्पेस एक्स के रॉकेट का वीडियो भी पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि आज के चुनाव को देखकर ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ।
साथ ही उन्होंने अमेरिका के झंडे के साथ टीम अमेरिका भी लिखा। आज भी उनकी ट्रंप के साथ एक फोटो काफी वायरल हुई, जिसमें वो ट्रंप के साथ बैठे दिखाई दिए। ट्रंप की जीत के बाद उन्होंने एक इमेज भी ट्वीट की। इस पोस्ट में वो एक सिंक लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने लिखा, लेट दैट सिंक इन, जो असल में एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि किसी के स्टेटमेंट को समझना और उस पर विचार करना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान अपने दोस्त एलन मस्क का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान एलन मस्क को नया स्टार बताया। उन्होंने इस दौरान कहा, आज अमेरिका के लोगों ने एक इतिहास रचा है। ट्रंप ने अपने संबोधन में खास तौर पर स्विंग स्टेट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर आज ये संभव हो पाया है तो इसके पीछे स्विंग स्टेट्स की बड़ी भूमिका रही है, जिसमें उनके लिए मस्क काफी मददगार साबित हुए। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह इसके साथ जंग जारी के है और इसी बीच इजराइल में बड़ा उलटफेर हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। विदेश मंत्री इजराइल काउट्स अब नए रक्षा मंत्री होंगे। वहीं गिडियन सार अब इजराइल के विदेश मंत्री होंगे। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से मंगलवार रात 8 बजे गैलेंट को एक लेटर सौंपा गया। इसमें नेतन्याहू ने लिखा था कि चिट्ठी मिलने के 48 घंटे बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मैं बतौर रक्षा मंत्री आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं। नेतन्याहू का कहना है, उनके और योव के बीच विश्वास की कमी थी, जो जंग के समय में ठीक नहीं है। ये पिछले 2 साल में दूसरी बार है जब नेतन्याहू ने गैलेंट को बर्खास्त किया है। पिछली बार देश के जुडिशियल सिस्टम में बदलाव की मांग को लेकर नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाया था। हालांकि उन्हें 1 महीने के अंदर ही वापिस पद सौंप दिया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को फायर कर दिया है, यानी उन्हें कैबिनेट से निकाल दिया है और उसकी जगह उन्होंने एक नए रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि योव गैलेंट और कुछ हद तक इजराइल की मिलिट्री भी नेतन्याहू के ऊपर थोड़ा दबाव बना रही थी कि गजा के युद्ध का समाधान और लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए, या जो युद्ध है उसकी त्रासदी को कम करके उसके बाद बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। नेतन्याहू अपने एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर्स के प्रेशर के तहत इन दोनों ही प्रपोजल्स से एग्री नहीं हो रहे थे। इसीलिए फाइनली महीनों के तनाव के बाद उन्होंने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। इजराइल एक तरफ घर के बाहर अपने दुश्मनों से लड़ रहा है तो घर के अंदर भेदियों का सामना कर रहा है। अपने मजबूत खुफिया तंत्र के लिए मशहूर इजराइल से आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक करीबी को प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ संवेदनशील सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। इजरायली पुलिस ने कथित तौर पर विदेशी मीडिया को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में नेतन्याहू के शीर्ष सहयोगी एलिएजर फेल्स्टीन को गिरफ्तार किया है। इस खुफिया लीक की फिलहाल इजरायली अदालत जांच कर रही है, क्योंकि ये दस्तावेज कथित तौर पर बंधकों से जुड़ी एक डील को विफल करने के अभियान का हिस्सा थे। इजराइल की मोसाद दुनिया भर में अपनी जासूसी के लिए विख्यात है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई कि इजराइल के अंदर कुछ ऐसे लोग पकड़े गए, इजराइल के ही नागरिक, जो कि शायद इजराइल विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और शायद ईरान की मदद कर रहे थे। ऐसा पहले भी हो चुका है। इजराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, वो समय समय पर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त इजरायली नागरिकों को अरेस्ट करती रहती है और नेतन्याहू को शायद इससे कोई विशेष पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा।